अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 15, क्लास 9th, केमिस्ट्री चैप्टर 2, एटॉमिक स्ट्रक्चर, टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 31। बेटा यहाँ है मौजूद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन है वो है, वाई डज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द फर्स्ट शेल टू सेकेंड शेल। आप समझ लें कि आप पहाड़ से नीचे गिरे हैं और ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, लेकिन आप पहाड़ से जब नीचे गिरे हैं तो आपके हाथ एक दरख्त को पड़ गए हैं। अब क्या होगा? अब ग्रेविटी कह रही है आओ आओ नीचे आओ, और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं नहीं गिरूंगा, और आप दरख्त को मजबूती से थामे रखते हैं। अब उस मजबूती से थामे रहने के लिए आपको ढेर सारी एनर्जी चाहिए होगी कि जनाब अब लटके रहना आसान थोड़ी ना है। उसके लिए आपको ढेर सारी क्या चाहिए? एनर्जी। मेरा बेटा यही कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा है क्योंकि न्यूक्लियस पर है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कह रहा है आओ आओ। तो जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा वो उतनी ही ज्यादा एनर्जी प्रोसेस करेगा ताकि वो उस ऑर्बिट में घूमता रहे और न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट ना हो और अपने आप को उसी शेल के अंदर बरकरार रखे। So why does the energy of an electron increase as we move from the first shell to second shell? The first shell is closest to the nucleus and has the strongest attractive force between the nucleus and the electron. But as we move to the second shell, the attraction decreases, requiring more energy to hold an electron in place. तो मेरा बेटा न्यूक्लियस तो उसको कह रहा है कि नीचे आ जा। अब इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को किससे दूर ले जाना है? न्यूक्लियस से दूर ले जाना है। तो जनाब दूरी इख्तियार करने के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सो मोर एनर्जी टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन इन प्लेस। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर शेल्स हैव हायर एनर्जी लेवल्स। तो बेटा आउटर जो शेल्स हैं वो ज्यादा एनर्जी लेवल्स हैं। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस से फार हैं और न्यूक्लियस उन्हें इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स ढीठ हुए वो कह रहे हैं सॉरी हमने नहीं आना। इसकी एक और मिसाल ये है कि अगर मैं घर के करीब कहीं काम करता हूँ और बच्चे से दूरी है तो कोई नहीं, लेकिन अगर मुझे घर से दूर बहुत दूर दूसरे तीसरे मुल्क किसी जाना है और वहाँ से फिर मैं अपने बच्चे से दूरी बर्दाश्त करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी जमा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी। So why is it needed to lower the pressure of the gas inside the discharge tube? वो कहता है कि जनाब लोअर प्रेशर पर गैस क्यों रखी जाती है? डिस्चार्ज ट्यूब का हमने पढ़ा था कि डिस्चार्ज ट्यूब में हम लगा देते हैं वैक्यूम पंप और गैस को वेरी लो प्रेशर पर कर देते हैं। क्यों जी? तो इसका आंसर है जी, लोअरिंग द प्रेशर रिड्यूसेस कोलिजन्स बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। जब आप प्रेशर को बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं तो गैस के पार्टिकल्स का आपस में टकराव कम हो जाता है। जब गैस के पार्टिकल्स का आपस में टकराव कम होगा तो दैट विल अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और वहाँ से फिर कैथोड रेज बड़े आराम से फ्री होकर तो मूव करेंगी। एंड दिस एनेबल्स द प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज विच हेल्प स्टडी द एटॉमिक स्ट्रक्चर। डन। तो इसका क्या रीज़न बताया गया है? इसका रीज़न ये है कि लोअरिंग द प्रेशर रिड्यूस द कोलिजन्स बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। तीसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड हाउ हैज दिस कॉन्सेप्ट चेंज्ड विद टाइम? क्लासिकल कहते हैं बेटा पुराने को। तो ये बड़ा क्लासिकल सॉन्ग है जी। क्लासिकल सॉन्ग से मुराद बहुत ही पुराना सॉन्ग। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट मतलब बहुत पुराना कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मौजूदा जो कॉन्सेप्ट है उसमें चेंजेस क्या है? तो लेट्स सी उसमें फ़र्क क्या है। क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था कि इलेक्ट्रॉन्स वर कंसिडर्ड टाइनी पार्टिकल्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ये क्लासिकल इलेक्ट्रॉन की ये वाली जो थ्योरी थी ये बॉहर्स मॉडल ने दी थी, यानी नील बॉहर ने दी थी 1913 में। लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट इन प्रोबेबिलिटी क्लाउड्स। प्रोबेबिलिटी कहते हैं बेटा कि गुमान होना। प्रोबेबिलिटी का मतलब गुमान से मुराद अंदाज़ा लगाना। तो अंदाजे के क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स को ऑर्बिटल्स कहते हैं रादर दैन फिक्स मास। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है और वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एटम के अंदर कहीं भी हो सकता है और वो फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, और इस थ्योरी का नाम क्वांटम मैकेनिक्स है, जिसकी डिटेल आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे अगर आपने केमिस्ट्री रखी तो। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 4 जो है, वाई आर दी न्यूक्लियाई ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अनस्टेबल?
तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो क्यों अनस्टेबल हैं, तो हमने कल वाले शॉर्ट क्वेश्चंस में भी इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो उसका आंसर यही है कि जनाब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो आपस में बैलेंस में नहीं होता, वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर रहे होते, न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस अनस्टेबल फील करता है। तो पॉइंट 1 है जी, इम्बैलेंस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। जैसे हाइड्रोजन जो ट्रिटियम है वो सिर्फ रेडियो एक्टिव है, जबकि प्रोटियम और ड्यूट्रियम रेडियो एक्टिव नहीं है। तो प्रोटियम इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें खाली एक प्रोटॉन है, जबकि ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन पे बैलेंसिंग होगी, जबकि उसमें ट्रिटियम में एक प्रोटॉन और 2 अदद न्यूट्रॉन है। तो जहां इम्बैलेंसिंग होगी बेटा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के, वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो एक्सेस एनर्जी इन द न्यूक्लियस कॉजेज इंस्टेबिलिटी। टू अटेन स्टेबिलिटी द न्यूक्लियस एमिट्स रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस अल्फा बीटा और गैमा की शक्ल में होती हैं। अल्फा बीटा गैमा की डिटेल्स क्या होती है कि ये कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, यू विल स्टडी इट इन फर्स्ट ईयर। तो बेटा 9th क्लास में इतना ही बताया गया है। आगे चले जी। ड्यूरिंग डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स, how did scientists conclude that the same type of electrons and protons are present in all elements? तो कहता है डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट्स में ये कैसे पता लगा था कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन्स तो नहीं, खैर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स सेम तरह के हर मटेरियल में, हर मैटर के एटम में मौजूद होते हैं। बेटा वो इसलिए पता लगा था कि डिस्चार्ज ट्यूब का कैथोड और एनोड का बार बार मटेरियल बदल रहे थे। इसके अलावा अंदर कोई सी भी गैस ले लेते थे, कभी हाइड्रोजन, कभी नाइट्रोजन, कभी कोई, तो कोई सी भी गैस ले लेते थे, यहाँ तक कि हवा भी ले लेते थे ना, एयर, तो उससे भी वो पैदा ज़रूर होती थी कैथोड रेज, और वो पॉजिटिव पार्टिकल्स, यानी कि वो जो प्रोटॉन्स थे, वो लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो वो बार बार पैदा होते थे, और अंदर कैथोड और एनोड की नेचर चेंज करने से, मटेरियल चेंज करने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं था पड़ रहा, वो बार बार बन रहे थे। तो कैथोड रेज वर फाउंड टू बी आइडेंटिकल रिगार्डलेस ऑफ द यूज़। रिगार्डलेस मतलब कि इससे कोई फ़र्क नहीं था पड़ता कि जौन सी मर्जी गैस आप अंदर यूज़ कर लें, जौन सी मर्जी गैस यूज़ कर लें, कैथोड रेज बार बार बन रही थी। एंड पॉइंट 2, दिस प्रूव्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ ऑल एटम्स। इसके अलावा बेटा एनोड रेज भी बन रही थी, जिन्हें हमने पॉजिटिव रेज कहा था, जो परफोरेटेड कैथोड की बैक साइड पे चली जाती थी, जिनमें प्रोटॉन्स होते थे। तो प्रोटॉन्स के ऊपर एक फिक्स चार्ज और मैस आता था, शोइंग देयर प्रेजेंस इन ऑल एलिमेंट्स। तो हर एलिमेंट में सेम किस्म के पॉजिटिव पार्टिकल्स थे और सेम किस्म के नेगेटिव पार्टिकल्स बन रहे थे। लो जी, तो यही था आज के लेक्चर में। माशाल्लाह से हमने पूरे 5 क्वेश्चंस किए हैं। इसमें टेक्स्ट बुक पेज नंबर 31 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये मैंने अपने बच्चों को आंसर्स वगैरह दे दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में बेटा ये सब सारे नोट्स पड़े होते हैं, आप वहाँ से कॉपी करके आप अपनी PDF वगैरह बना सकते हो जी। ठीक है, इसके साथ ही अफजल को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।